आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने भूतपूर्व क्रिकेटर सबा करीम से। सबा करीम से बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जाने माने क्रिकेटर सबा करीम। सबा करीम, बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। जी बताइए कि कैसा नाता रेडियो से रहा है आपका? बचपन तो मुझे लगता है कि रेडियो के साथ ही बीता था, क्योंकि हमारी जनरेशन थी, उस वक्त टेलीविजन था नहीं। जी मुझे याद है कि वो विविध भारती सुनते सुनते या फिर हवा महल सुनते सुनते वक्त गुजरा, हम लोगों का बचपन गुजरा। वाह, क्या बात है। आपका बचपन पटना में बीता है जहां तक मेरी जानकारी है। अपने बचपन के बारे में बताइए कि वो आज के जमाने से ये जो सबा करीम वाला बचपन है, ये बहुत अलग वाला बचपन होगा। ये कंचे खेलने वाला, साइकिल चलाने वाला और धूप में क्रिकेट खेल के तपने वाला बचपन रहा होगा। हाँ, और मेरा बचपन दो जगह गुजरा। जी। तो पटना जहाँ मेरी पैदाइश हुई, और शरीफ करीब 80 किलोमीटर है पटना से। जी जी। वहाँ पर मेरे पेरेंट्स की फैमिली की मेरे दादा का जाना दोनों खैर शरीफ में ही था। जी। जो गर्मी की जो छुट्टियां होती थी स्कूल में, जी। ये 2 महीना करीब की जो छुट्टियां थी, वो हम लोग सब लोग बिहार शरीफ में ही गुजारते थे। वाह। वहीं पर मेरे सभी कजिन इकट्ठा होते थे और खूब मजा आता था। गर्मी हो या फिर लू चले, कोई फर्क पड़ता नहीं है। सुबह से शाम तक हम लोग घर से बाहर रहते थे, या तो क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना या फिर साइकिल चलाना, या उस समय वो एक चक्के को लेकर हम लोग घूमते रहते थे। अरे क्या बात याद दिलाई। तार में वो जो चक्का होता है वो। सही कहा आपने। वो घर के चारों तरफ खेलते रहते थे। तो मुझे वो जमाने की बात अलग है, और कुछ अलग किस्म का मजा था। ना तो टेलीविजन था, रेडियो से बहुत कुछ सुनने को मिलता था। एक तो गाने मुझे याद हैं, और दूसरी बात रही क्रिकेट कमेंट्री। वाह। मुझे लगता है कि क्रिकेट की जो रुचि है वहीं से शुरू हुई। क्रिकेट कमेंट्री की बात करेंगे सबा करीम साहब। गाने का जिक्र आया है तो मेरा मन कर रहा है कि आपकी पसंद का पहला गाना यहाँ बजा दिया जाए। तो वो गाना बहुत याद है, रंग दे बसंती चोला। क्या बात, बता दें तो फिर बहुत मजा आ जाएगा। शहीद फिल्म का ये गाना सुना जाए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला
चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सबा करीम साहब मौजूद हैं। भारतीय टीम के विकेट कीपर रहे हैं और उसके अलावा क्रिकेट कमेंटेटर के तौर पर और क्रिकेट ऑफिशियल के तौर पर भी आप इन्हें जानते हैं। अभी इस गाने से पहले सबा करीम साहब हम बचपन में थे, गर्मियों की छुट्टियों में थे, पेड़ों पर चढ़ना, आम तोड़ना वगैरह भी हुआ है कि नहीं हुआ है? जरूर हुआ था जी, क्योंकि एक तरह की मुझे लगता है कि आजमाइश थी कि कौन सबसे पहले पेड़ पे चढ़ेगा। अच्छा। और कौन आम तोड़ कर लाएगा, या फिर अलग अलग चीजें थी। मुझे तो याद है कि पेड़ पे हम लोग वो रस्सी लगाकर झूला झूलना, वाह, वो भी याद है। और कुछ अलग किस्म का ही मजा होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 महीने की जो छुट्टियां होती थी, या फिर विंटर में जो जाड़े के मौसम में छुट्टी मिलती थी हमें करीब 1 महीने की, उससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने दोस्तों के साथ या फिर रिश्तेदारों के साथ किस तरह से रहना, एक दूसरों के साथ सुख दुख में को बांटना, ये सारी चीजें सीखने को मिली। और जो कि अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन में जो अपनापन या जो दोस्तों के साथ रही है या फिर रिश्तेदारों के साथ रही है, वो अभी भी बरकरार है। जी। और मुझे लगता है ये सब उस वजह से ही हुआ कि हम लोगों को इतना ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला। जी, बहुत प्यारी बात आपने कही है कि जब सारे रिश्तेदार जमा हो जाते और बच्चे उनके बीच में अपना एक झुंड बना के खेलते, उससे एक रिश्तों की गहराई और रिश्तों की एक मजबूती बनती रही उस जमाने में। जब हमने गाना सुना उससे पहले एक जिक्र बचपन की क्रिकेट कमेंट्री का था। अब मुझे ये बताइए याद करके कि बचपन के उन दिनों में क्रिकेट कमेंट्री सुनते हुए किन खिलाड़ियों के कारनामे आपने सुने थे और कौन से कमेंटेटर्स आपको याद हैं? ये मुझे याद है कि एक तो ऑस्ट्रेलिया के मैचेस जो ब्रॉडकास्ट होते थे जी, वो वक्त कुछ अलग किस्म का रहता था। वहाँ पे कमेंट्री सुबह शुरू होती थी क्योंकि वक्त का जो डिफरेंस है उस वजह से जी। और मेरे घर पे खेलने का शौक किसी को भी नहीं रहा, ना तो मेरे वालिद को रहा या फिर मेरे अंकल्स को रहा जी। पर क्रिकेट से लगाव सबको रहा कमेंट्री के थ्रू ही जी। चाहे वो हिंदुस्तान के मैचेस हो रहा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हो रहे हो या फिर किसी और मुल्क का मैच हो रहा है, जहाँ जहाँ भारत को इंडिया खेलता था वहां पर उसकी कमेंट्री सुनना बहुत जरूरी है। मुझे याद है कि सुबह सुबह अगर मेरी नींद खुलती भी थी तो क्रिकेट कमेंट्री सुनकर ही खुलती थी। मेरे वालिद को बहुत बड़ा शौक था, वो अपने रेडियो में कमेंट्री सुनते रहते थे। वो जमाना मुझे याद है, मुझे लगता है कि करीब 70-72 की बात है। जी, जी। तो मुझे जो नाम याद आ रहे हैं क्रिकेटर्स के, वो है इयन चैपल हो गए, कीथ स्टैकपॉल हो गए, डेनिस लिली हो गए। हिंदुस्तान की बात करें तो गावस्कर और उसके पहले दिलीप सरदेसाई, अजीत वाडेकर, एकनाथ कोलकर, ये सभी क्रिकेटर्स मुझे याद हैं। इनके बारे में हम लोगों ने सुना था और कमेंट्री से वो जो ख्वाहिश है क्रिकेट खेलने की वो जाग गई थी। और जमाने के कमेंटेटर्स मुझे याद है कि रिची बेनो हुआ करते थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक जॉन आलॉट कल के बीबीसी से वो कमेंट्री करते थे। इस तरह के कई मशहूर पर्सनैलिटीज थे जो क्रिकेट कमेंट्री उस समय किया करते थे। जिस तरह से वो बयान करते थे क्रिकेट मैच को, उससे मुझे लगता है कि नहीं सिर्फ मुझ में तो मेरे जनरेशन के कई और यंगस्टर्स में वो खेलने की तमन्ना जरूर जागी होगी। क्या बात कही आपने। और वो खास बात होती थी कि जो टाइम का डिफरेंस था उस वजह से हम लोगों को आधी रात को उठना है, एकदम सुबह सुबह उठ के और क्रिकेट लगा के देखना सुनना है। घर वालों की डांट भी पड़ती होगी। जी 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 जरूर। और उसके ऊपर से स्कोर कार्ड मेंटेन करना वो भी बहुत जरूरी था। जी, डायरी हुआ करती थी जिसमें हर एक मैच के स्कोर कार्ड, कैसे वो प्लेयर आउट हुआ, कितने उसने रन बनाए, सब मुझे याद है कि हम लोग लिखा करते थे। और फिर उसी को एक प्रकार से सिमुलेट करते थे अपने खेल में। अच्छा। चाहे वो अपने घर का आंगन हो या फिर बाहर जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ या फिर भाइयों के साथ खेलने के लिए जी। तो उसी किस्म से खेलना, उसी किस्म के नाम को नाम दे देना किसी ओपोनेंट को या फिर किसी दोस्त को, उस तरह की टीमें बनाना। तो इसका मुझे लगता है कि लुत्फ कुछ अलग किस्म का ही था। सही कह रहे हैं आप। ये जो दिन जिनकी हम बात कर रहे हैं ये बड़ी शिद्दत से याद आते हैं और शिद्दत से जब ये दिन याद आते हैं तो इस दौर के गाने भी याद आ जाते हैं। जी। तो जरा बताइए कि ये जो 70s 80s का जमाना था, इस जमाने के कौन से गाने आपको पसंद थे जिनमें से एक यहाँ बजा दें? सभी गाने पसंद थे। अब क्या मैं बताऊं, किशोर कुमार के गाने मुझे याद हैं। जी। एक तो मुझे वो गाना याद है, आने वाला पल।
क्या बात है। एक मूवी आई थी गोलमाल, मुझका ये गाना बहुत बहुत मशहूर हुआ और मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद। अभी भी जब भी दिल करता है उस गाने को मैं बहुत ही शिद्दत के साथ याद करता हूँ, सुनता भी हूँ। कभी गुनगुनाने का शौक रहा है? नहीं भाई साहब, गुनगुनाने का शौक रहा नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये गाना हम बजाते हैं अभी आपके लिए, फिल्म गोलमाल। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। गोलमाल का भी तो क्रिकेट कनेक्शन था। हाँ, अमोल पालेकर कुछ भाग कर वो मैच देखने गए थे, मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्रिकेट और सिनेमा या क्रिकेट और फिल्म म्यूजिक का बड़ा गहरा सा कनेक्शन रहा है हमेशा। बहुत सारे क्रिकेटर्स को फिल्म म्यूजिक का शौक रहा है या फिल्मों का शौक रहा है। आप किस तरह की फिल्में देखा करते थे और आपके उस वक्त के मैटिनी आइडल कौन हुआ करते थे? मैटिनी आइडल हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो अमिताभ बच्चन, और हमारे वालिदैन के जो एक प्रकार के जो लीडिंग लाइट्स थे उस वक्त, उनमें दिलीप कुमार। बिल्कुल बिल्कुल। उस वजह से दिलीप कुमार की खूब सारी मूवी हम लोगों ने देखी। या फिर देख नहीं भी पाए तो उनके बारे में हमेशा डिस्कशन हुआ करता था घर पे, कौन सी मूवी किसको पसंद है। उनकी मूवी मुझे याद है, मधुबाला, मुगले आजम, मशहूर मूवी। कितने बार देखी होगी? मुझे लगता है कि 3-4 बार जरूर देखी होगी मैंने मुगले आजम। बिल्कुल। और एक जमाना था मुगले आजम के तो डायलॉग तक कैसेट्स में लोग सुना करते थे। जी जी, है ना? और बड़ा अच्छा लगा, बहुत जमाने के बाद उसका जो कलर्ड वर्जन आया तो फिर वो भी एक बार देखने का मौका मिला। हमारे जमाने की वो शोले बहुत मशहूर हुआ थी मूवी, सिल्वर जुबली, और कितनी सारी जुबली उन्होंने उस मूवी ने कायम की थी। एक प्रकार का रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया था उस मूवी ने। इस तरह की मूवी बहुत ज्यादा याद आती है अभी भी। तब तो पटना में टॉकीज का बहुत कल्चर रहा होगा, बहुत सारी टॉकीज हुआ करती होंगी सिंगल स्क्रीन वाली। हाँ, सिंगल स्क्रीन ही हुआ करती थी। हमारे घर के पास करीब 1-2 किलोमीटर दूर पे 2-3 1 या 2 हॉल हुआ करते थे जहाँ हम लोग जाते थे। उस वक्त पेरेंट्स अलाउ करते नहीं थे आपको ज्यादा मूवीज देखना, तो कई बार भाग भाग कर देखना पड़ता था। या फिर 1-2 बार हम लोगों ने नाइट शो भी देखा, पर वो पेरेंट्स के साथ गए। उस समय नाइट शो जो शुरू होता था वो 9 to 12 का जमाना था। रात में खाना पीना खाकर पूरी फैमिली जाती थी देखने के लिए। तो वो सारी बातें याद आती हैं। मुझे लगता नहीं है कि एयर कंडीशन हॉल हुआ करते थे, नहीं होते थे। वो सीलिंग फैंस थे, उसमें अगर लाइट चली गई तो फिर वो अलग हंगामा, हॉल में बैठे हुए हैं, पसीना हो रहा है, तो मूवी देखनी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये जो चोरी से सिनेमा देखना था, ये जो चस्का था, इसमें कभी कुटुम्बस वगैरह हुई, कभी पकड़े गए? बहुत बार पकड़े गए। मजा ये था कि मेरे वालिद जो थे वो बहुत ज्यादा हम लोग को इनकरेज करते थे या फिर फ्रीडम देते थे। अपने चॉइस से आपको जिंदगी गुजारनी है जी। मेरी जो वालिदा थी कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिनरी थी, क्योंकि वो एक स्कूल की टीचर थी, तो उनको हमेशा ये लगा रहता था कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और मेरे वालिद कुछ उस तरह से अलग थे, उनको लगता था नहीं, खेलना भी जरूरी है और जिंदगी का लुत्फ उठाना भी जरूरी है।
तो जब भी हम लोग पकड़े भी गए तो फिर मेरे पापा ही वो सामने आते थे बचाने के लिए। स्कूल से कई बार भाग भाग कर गए मूवीज देखने के लिए, इंग्लिश मूवी देखने के लिए। उस वक्त मुझे याद है कि इंग्लिश मूवी सिर्फ मॉर्निंग शो में हुआ करती थी। जी जी। करीब 9 to 10 या 9 to 11 तरह के किस्म के शो हुआ करता था। तो अब वीकडे में मौका नहीं मिलता था, तो एक दो बार स्कूल से भाग कर चले गए मूवी देखने के लिए। क्या बात है। आज चीजें याद है। जब सिनेमा इतना ज्यादा आसान हो गया है, घर में बैठकर आप पूरी दुनिया की किसी भी कोने की फिल्म देख सकते हैं, ये इमेजिन करना भी कितना मुश्किल है कि हॉलीवुड फिल्में देखने नहीं मिला करती थी। सही कह रहे हैं आप। वो बात अलग थी। जो गहराई की हम लोग बात कर रहे हैं या फिर दोस्तों की बात कर रहे हैं जी, वो तभी पौधा जब सब लोग साथ साथ जाते थे मूवी देखने के लिए, चाहे वो स्कूल से भाग कर गए या फिर फैमिली के साथ गए देखने के लिए। अब आज के जमाने में हालांकि लोग जाते हैं देखने के लिए, पर वो जो लुत्फ हुआ करता था वो जाता रहा। मुझे लगता है कि अब थोड़ा बहुत खत्म हो रहा है। जी, इतनी सारी बातें हमने शोले और मुगले आजम की हैं, तो इन दोनों में से किस फिल्म का गाना बजाया जाए? मुगले आजम को बजा दीजिए। वो मधुबाला पे जो पिक्चराइज किया गया था वो शीश महल में। जी, प्यार किया तो डरना क्या। हाँ, ओहो, बिल्कुल सुनते वो आप जरा सुना दीजिए। नौशाद साहब का संगीत है, ये गाना सुनते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। सबा करीम साहब, कितनी सारी पुरानी बातें हमने याद की हैं और ये याद करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है कि क्रिकेट का शुरुआती चस्का कब लगा और मोहल्ले में जब आप खेलने लगे। जी, इसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो मेरे फादर का रहा है। हम लोग 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली में। जी, उनको बहुत ही शौक था कि हमारे फैमिली में कोई ना कोई क्रिकेट जरूर खेले। जैसे सभी का बचपन गुजरता है कि ऑफ स्कूल से वापस आया, साहब 4 बजे 4:30 बजे वहां से चेंज किया, जो भी खाना खाया और फिर भाग गए खेलने के लिए। वही हमारी भी हालत थी। जी, हमारे साथ अच्छा ये हुआ कि हमारे घर के बगल में कॉलेज का मैदान था, पटना कॉलेज। जी जी, जहाँ पर सभी दोस्त और हम लोग तीनों भाई इकट्ठा होते थे खेलने के लिए। वहीं से ये शुरुआत हुई, वहीं से इंटरेस्ट जागा क्रिकेट में। और फिर स्कूल एक अच्छा मिल गया वहाँ पटना में, सेंट जेवियर्स, एक बड़ा ही मशहूर स्कूल है अभी भी। जी बिल्कुल। उसमें क्रिकेट का कल्चर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। 5th में वो स्कूल हम लोगों ने ज्वाइन किया। फिर वहां से वो इंटर स्कूल खेलने का मौका मिला। फिर क्लब क्रिकेट शुरू हो गई पटना में। हमारे लोकल कोच थे अधिकारी MM प्रसाद, उन्होंने बहुत ज्यादा इनकरेज किया, बहुत ज्यादा उन्होंने प्रोत्साहन दिया। वो एक तरह से हम लोगों के कोच भी रहे और मेंटर भी हो गए। तो वहां से धीरे धीरे करके क्रिकेट का सफर शुरू हुआ। पर हमेशा से ही मेरे वालिद का बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। जी, मुझे लगता है कि अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं इस मुकाम पे कभी नहीं पहुंच पाता। पढ़ाई और क्रिकेट का तालमेल कैसे हुआ, और बाकी सारी मस्तियां भी तो थी जिंदगी में? मैं बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहा कि स्कूल से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। जी, पर हमेशा से स्कूल ने ये हमें सिखाया कि पढ़ाई और खेल साथ साथ बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पर मेरे साथ अच्छी बात ये हो गई, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे उस वक्त, फादर जॉर्ज थाना, सेंट जेवियर स्कूल के जो प्रिंसिपल थे जी, उन्होंने बहुत पहले ये पता नहीं कैसे उनको ये लगा कि मुझ में वो टैलेंट है कि अगर इनकरेज किया जाए तो फिर मैं आगे भी सीढ़ी चढ़ सकता हूँ क्रिकेट में।
क्या बात तो है। मुझे याद है, बहुत लोगों को यकीन नहीं होगा कि 7 से लेकर 10th तक उस समय जो फाइनल एग्जाम्स हुआ करते थे वो दिसंबर में हुआ करते थे। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर हुआ करता था, और दिसंबर एक तरह से प्राइम सीजन होता था क्रिकेट का। जी जी। और जब भी फाइनल एग्जाम्स आते थे तब उस समय मेरे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेट के मैचेस हुआ करते थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के मैचेस हो गए या फिर स्टेट के मैचेस हो गए। मुझे याद है कि 7 से लेकर 10th तक, मैट्रिकुलेशन के पहले तक, मैंने कभी भी फाइनल एग्जाम अपने क्लास के साथ कभी भी मैं दे नहीं पाया, क्योंकि मैं उस वक्त बिजी रहता था क्रिकेट खेलने में। और हमेशा से फादर थाना जो थे हमारे, उन्होंने सपोर्ट किया, तो उन्होंने मुझे मौका दिया खेलने के लिए। और जब मैं वापस आता था मैच खेलकर, तब उन्होंने एक स्पेशल एग्जाम हमारे लिए कंडक्ट करवाया था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और आई विश कि आज के जमाने में भी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो हेड्स हैं, वो इस तरह का काम करें अपने यंगस्टर्स के साथ, तभी मुझे लगता है हम लोग और ज्यादा तरक्की कर सकते हैं स्पोर्ट्स के मैदान पे भी। बहुत सही, बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया है। देखिए, आज खेलो इंडिया जैसे कैंपेन चल रहे हैं, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसे कैंपेन है। इंस्टीट्यूशन, स्कूल और कॉलेज जब बच्चों को आगे बढ़ाते हैं तो ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट से निकलकर टैलेंट आगे आता है। आपने याद किया कि किस तरह से आपके स्कूल का, आपकी फैमिली का सपोर्ट था तो आप आगे बढ़े थे। शुरुआती तौर पर जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो क्या एक्सपर्टीज रही थी आपकी? क्या उसी जमाने से आप विकेट कीपर थे, या आप स्पेशलाइज्ड बैट्समैन थे, या बॉलिंग वॉलिंग भी क्या करते थे? बैटिंग का शौक हमेशा से रहा, पर विकेट कीपिंग कुछ ऐसा रहा कि हमारे कोच थे, उन्होंने बहुत जल्दी नोटिस कर लिया कि मेरे में वो कीपिंग स्किल्स है जिस पर मुझे मेहनत करनी चाहिए। और ये बहुत पहले ही हुआ, जब मैं 5th या 6th में था तो एक कैंप लगा था वहां पर, और एक हमारे कोच आए थे जमशेदपुर से, जो कि एक फॉर्मर रणजी ट्रॉफी और ईस्ट जोन के प्लेयर थे, सुधीर दास। उन्होंने बहुत जल्दी ये पहचान लिया कि मुझ में बैट्समैन के अलावा वो कीपिंग के भी स्किल्स हैं। तो वहीं से मुझे लगता है कि दोनों साथ साथ ही चला। तो स्कूल में भी मैंने बैटिंग भी की और कीपिंग भी की। बॉलिंग का कभी मुझे शौक रहा नहीं जी। तो वो मैं कभी भी सीख नहीं पाया। तो एक प्रकार से अगर हम ऑलराउंडर देखें तो मैं हमेशा से एक विकेट कीपर और एक बैट्समैन के रूप से ही खेलना शुरू किया, चाहे वो स्कूल में हो या फिर डिस्ट्रिक्ट में हो या फिर स्टेट लेवल पे हो, और उसी तरह से मेरी तरक्की होती गई। और बड़ी बात ये भी है कि एक ऑलराउंडर होने के बहुत सारे फायदे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा फायदा ये है कि दोनों जो स्किल है आपको वो कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आप विकेट कीपर हैं तो फिर अगर आपकी बल्लेबाजी भी अच्छी है तो आपकी तरक्की और जल्दी हो जाती है। किसी एक स्किल में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा स्किल जो है वो आपको मदद करता है कोप करने के लिए। ऑलराउंडर होना एक बहुत बड़ी बात है और एक स्पेशल स्किल की जरूरत होती है उसके लिए। बचपन के उन दिनों में आपके फेवरेट विकेट कीपर अराउंड द वर्ल्ड कौन हुआ करते थे? मेरे में कीपिंग का जो इंटरेस्ट है वो जागा जब मेरे वालिद ने मुझे एक विकेट कीपिंग की किताब गिफ्ट की थी, और वो किताब थी एलन नॉट की। और मैंने जो विकेट कीपिंग सीखी वो उस किताब से ही बहुत कुछ सीखी। अच्छा। जब मैं 10 या 11 साल का था तब की बात है ये। और वो गिफ्ट मुझे इस वजह से मिला था कि एक क्लब का मैच था जिसमें मैंने पहली बार अर्धशतक लगाया था। तो मेरे वालिद इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं से वो किताब लाकर मुझे दी थी। अरे गजब। एलन नॉट, मुझे याद है कि उनकी उसमें फोटोज भी थी, उनमें उन्होंने किस तरह से फिटनेस करनी चाहिए उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। कीपिंग के सारे स्किल्स दिए हुए थे, न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था, और बहुत अच्छी किताब थी वो। किताब के जरिए इतनी सारी इंस्पिरेशन आपने लिए, बहुत बड़ी बात है। जी जी जी, ये बहुत ही खुशी की बात है। वैसे आपके जो पसंदीदा विकेट कीपर्स रहे हैं वो कौन हैं? एलन नॉट का मैंने नाम लिया। बॉब टेलर बहुत मशहूर कीपर थे। बिल्कुल। फिर हमारे यहाँ किरमानी साहब हुआ करते थे, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बाद में उनके साथ मुझे खेलने का भी मौका मिला जी। तो उन्होंने बहुत सारे शानदार हमें टिप्स दिए। रॉडनी मार्श के बारे में बहुत कुछ सुनता था। तो उस जमाने के ये 3 या 4 विकेट कीपर्स होते थे जिनसे मैं इंस्पायर हुआ। और फिर जब खेलना ऊपर लेवल में मैंने शुरू किया, रणजी ट्रॉफी या फिर इंडिया के लिए, तब इयन हीली केम अप वेरी वेल। बिल्कुल। इयन हीली के की जो स्किल्स थे विकेट कीपिंग में, उनका जो फुटवर्क था, उनका जो ग्लव वर्क था, उन्होंने कई सारे वीडियोस निकाले अपने। मुझे लगता है कि वहां से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। 1-2 बार उनके अगेंस्ट खेलने का मौका मिला। तो इयन हीली आल्सो प्लेड अ बिग पार्ट। क्या बात है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर आगे एक बहुत दिलचस्प सवाल है मेरे पास, तो बताइए कौन सा गाना होगा? एक और किशोर कुमार का गाना मुझे याद आ रहा है, ये आंचल, ये नैना, ये काजल,
क्या बात है, जुल्फें, हाँ ये गाना क्या बात है, क्या बात है, रोमांचक और रोमांटिक गाना है ये। वाह वाह वाह, मुझे पता चल गया है कि आप एकदम पक्के म्यूजिक बफ है। अभी आप आगे देखिए क्या क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है ये इंटरव्यू स्टूडियो में होना चाहिए था, आपको हम अपनी लाइब्रेरी दिखाते ना तो जरूर जरूर आपको मजा आ जाता हमारी लाइब्रेरी देख के। बहुत बढ़िया गाने की फरमाइश की है आपने, चलिए सुनते हैं ये गाना। फिल्म का नाम है दिल से मिले दिल। ये नैना, ये काजल, ये जुल्फें, ये आंचल, ये नैना, ये काजल, ये जुल्फें, ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल। कभी दिल हो, कभी धड़कन, कभी शोला, कभी शबनम, तुम ही हो तुम मेरी हमदम। ये नैना, ये काजल, ये जुल्फें, ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल। कभी दिल हो, कभी धड़कन, कभी शोला, कभी शबनम, तुम ही हो तुम मेरी हमदम। जिंदगी तुम मेरी, मेरी तुम जिंदगी। मेरी आंखों से देखो, मेरी नजरों से जानो, मेरी आंखों से देखो, मेरी नजरों से जानो। तुम माला, हम मोती, हम दीपक, तुम ज्योति। ये नैना, ये काजल, ये जुल्फें, ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल। कभी दिल हो, कभी धड़कन, कभी शोला, कभी शबनम, तुम ही हो तुम मेरी हमदम। सबा करीम साहब से बातें हो रही हैं, टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे साथ, बहुत प्यारे गानों की वो फरमाइशें भी कर रहे हैं। और मेरे जहन में इस गाने से पहले जो सवाल आया था, कौंधा था, वो ये था कि जब पहली हाफ सेंचुरी और पहली सेंचुरी मारी थी, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हो, चाहे स्कूल क्रिकेट में हो, तो वो क्या एहसास था और वो कब हुआ था? ये 5th स्टैंडर्ड की बात है, जब मैं सेंट जेवियर्स स्कूल मैंने ज्वाइन किया था जी। उस वक्त इंटर स्कूल मैचेस हुआ करते थे, पर हमारे स्कूल के 5th और 6th स्टैंडर्ड मिलाकर एक टीम बनी थी। और हमारा मैच हुआ था, एक नेबरहुड का स्कूल था, वो भी एक मिशनरी स्कूल था, क्राइस्ट चर्च जी। तो उनकी टीम आई थी हमारे स्कूल के मैदान में खेलने के लिए। अब मैदान भी क्या था कि हमारे स्कूल के सामने एक बहुत ही मशहूर गांधी मैदान है पटना का जी, बहुत मशहूर। वहाँ आपको भी अगर मौका मिला होगा वहाँ जाने का तो आपने भी देखा होगा जी। अब उसमें उस वक्त सिस्टम कुछ इस तरह का था कि एक पैच ऑफ जो लैंड है वो स्कूल को दे दिया जाता था, तो उस लैंड का मेंटेनेंस, उसके विकेट की देखभाल, वो सब स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। तो वहां पर हमारे ये मैच हुआ, और वो ग्राउंड हम लोग कई और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज के लिए भी यूज करते थे, जैसे कि स्पोर्ट्स डे के लिए भी वहां पर वो एथलेटिक्स हुआ करता था, वो सब होता था। तो वहां पर ये मैच हुआ और उसमें मैंने अपने जिंदगी का पहला वो शतक लगाया। क्या बात। और हाँ, और खुशी का एहसास कुछ इस तरह का था कि वो मैच भी हम लोग जीत गए। नेक्स्ट डे जो असेंबली होती थी स्कूल की, उसमें इसका जिक्र हुआ। वाह। तो ये मुझे याद है और बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि पियर्स से, मेरे दोस्तों से वो इनकरेजमेंट मिलना, वो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलना, और स्कूल के अथॉरिटीज को ये एडमिट करना या फिर इसके बारे में जिक्र करना, वो बहुत बड़ा इनकरेजमेंट का एक जरिया बना मेरे लिए। बहुत स्पेशल फीलिंग रही होगी वो उस वक्त। जी 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 जी। जब आप एक स्कूल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे बढ़ गए और आपका नाम
क्रिकेट सर्किल में बहुत अच्छी तरह से मशहूर होने लग गया अपने जोन में, तब किस किस तरह के मौके हाथ आए और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या क्या कारनामे आपने किए? मेरा खेल क्रिकेट करियर का जो सिलसिला है वो पटना से शुरू हुआ। सबसे पहले मुझे पटना से इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलने का मौका मिला, और वो पहली बार बीसीसीआई जो हमारी कंट्रोलिंग संस्था है क्रिकेट की जी, उन्होंने 77-78 में एक विजय मर्चेंट ट्रॉफी शुरू किया था, वो अंडर 15 बच्चों के लिए। तो इनॉग्रल ईयर था आई थिंक 77-78 में। वहां पर मुझे बिहार के लिए खेलने का मौका मिला। एक अंडर 15 टीम बनी थी, और उस वक्त सारे जो मैचेस हुआ करते थे वो अपने जोन में ही होते थे, ईस्ट जोन में ही। वहां पर मेरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा हुआ। उसके बाद ईस्ट जोन अंडर 15 टीम बनी, उसमें खेलने का मौका मिला मुझे। वो मैच मुंबई में हुआ था, 77-78 की बात है। फिर धीरे धीरे करके 1-2 साल मैंने अंडर 15 खेला। उसके बाद मुझे अंडर 19 स्टेट खेलने का मौका मिला, और जिस साल मैंने अंडर 19 स्टेट खेला ये 81-82 की बात है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था इंडिया अंडर 19 टीम में। इंडिया अंडर 19 टीम पहली बार गई थी वेस्ट इंडीज खेलने के लिए। तो वहां से ये एहसास होने लगा कि अगर मैं और मेहनत करूं और कंसंट्रेट करूं और फोकस के साथ इस गेम को खेलूं तो ये आगे चलकर मैं इंडिया के लिए भी खेल सकता हूं और इसमें और मैं तरक्की कर सकता हूं। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, वो जो इंडिया का टूर रहा था वेस्ट इंडीज का अंडर 19 टीम के लिए। और उसमें इंसिडेंटली बहुत ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने आगे चलकर भारत को रिप्रेजेंट किया, जैसे कि मनिंदर सिंह हो गए, WV रमन हो गए, LC रामाकृष्णन हो गए, चेतन शर्मा हो गए। इस तरह के कई खिलाड़ी थे जो आगे चलकर इंडिया के लिए जिनको खेलने का मौका मिला। क्या बात है। तो इस तरह से आपका क्रिकेट करियर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। सबा करीम साहब एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे के सवाल करूंगा। एक गजल है जो मुझे याद आ रही है, वो है शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। हाँ। गुलजार साहब ने लिखा है, जगजीत सिंह। जी। क्या बात है। तो गजलों के भी शौकीन रहे हैं आप? बहुत ज्यादा। शुरुआती जो दौर था हम लोगों का, उसमें गुलाम अली जी साहब को हम लोग सुनते थे, मेहंदी हसन को सुना करते थे जी। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए फिर जगजीत सिंह को हम लोगों ने सुनना शुरू किया। जगजीत सिंह को लाइव सुनने का मौका मिला, पहली बार धनबाद में वो आए थे एक शो करने के लिए। वाह वाह। वहां से इंटरेस्ट जागा जगजीत सिंह की गजलों में। जगजीत सिंह की गजल से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि उर्दू जबान को उन्होंने अपने हिसाब से बढ़ाया जी, और उर्दू जुबान को एक कॉमन लैंग्वेज बनाने में मुझे लगता है जगजीत सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब आप ये कह रहे थे ना कि जगजीत सिंह को लाइव सुनने का मौका मिला, बिल्कुल उसी वक्त मैं ये पूछने के लिए तत्पर था कि क्या कभी जगजीत सिंह को लाइव सुनने का मौका मिला। धनबाद की वो शाम बताइए कैसी थी जब जगजीत सिंह स्टेज पर गा रहे थे, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। ये 86 से 87 की बात होगी। ओहो। उस वक्त धनबाद के एक छोटे से कस्बा है जामा डोबा जी, वहां पर टाटा स्टील की एक कोल माइंस है और वहां पर मैं काम करता था टाटा स्टील के लिए। वहाँ इनको उनका एक डिवीजन था, कोल माइंस डिवीजन जी। और वहां पर हम लोगों ने जगजीत सिंह को बुलाया था लाइव परफॉर्मेंस के लिए। और ये जो फंक्शन था ये हम लोगों ने, हमारे क्रिकेट ग्राउंड था वहाँ, अभी भी है, वहां पर ये फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था। और ये शुरुआती दौर था मुझे लगता है जगजीत सिंह का भी। उस वक्त उनके कई सारे एल्बम्स चल पड़े थे, माइलस्टोन मुझे याद है, एक दो और उनके पुराने जो एल्बम है वो उस वक्त शुरू हुए थे। तब पहली बार उनको सुनने का मौका मिला था और वहां से गजल सुनने का शौक और ज्यादा बढ़ गया। पहले से भी था जी, पर वो लाइव परफॉर्मेंस देखने के बाद और जिस तरह से वो इंटरैक्ट करते थे जी ऑडियंस के साथ, उसमें भी बड़ा ही शानदार कनेक्ट देखने को मिला। क्या बात है। तो फिर अब जगजीत सिंह गुलजार की गजल सुनते हैं, ये शाम से आंख में नमी सी है। शाम से आंख में नमी सी है, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है,
जगजीत सिंह की आवाज तक आ गए हम, और अब इंडियन क्रिकेट टीम में आपकी एंट्री तक आना जरूरी है। तो काफी देर लगी इंडियन टीम में आपको एंट्री लेने में, वो पूरी जद्दोजहद के बारे में मुझे बताइए, कैसा महसूस होता रहता था उन दिनों में, तकरीबन 6-7 सालों में? पहली बार मुझे इंडियन टीम में एंट्री तो 89 में मिल गई थी जी, पर खेलने का मौका मिला नहीं जी। 89 में एक भारतीय टीम को दौरा हुआ था फिर से वेस्ट इंडीज का जी। उस वक्त दिलीप वेंगसरकर कैप्टन थे, कपिल देव थे उस टीम में, फिर अजहरुद्दीन थे, किरण मोरे फर्स्ट स्लॉट में वो विकेट कीपर थे। उसमें मुझे सेकंड विकेट कीपर बनकर जाने का मौका मिला। वहां पर अगर मेरी याददाश्त सही है तो 3 या 4 टेस्ट मैचेस हम लोगों ने खेले थे और करीब 5 दिवसीय मैचेस हम लोगों को खेलना पड़ा था वहां पर, और टीम का प्रदर्शन उतना अच्छा हुआ नहीं था। तो उस दौरे पे मुझे उम्मीद यही थी कि फिर अंत में हो सकता है कि मुझे मौका मिल जाए, पर वो मौका मिला नहीं। उसके बाद दौरा खत्म हुआ, फिर मैं वापस आ गया, फिर से मैंने बिहार से ही खेलना शुरू किया जी। और तब तक मेरा ट्रांसफर जमशेदपुर हो गया था, टाटा स्टील के जहाँ हेडक्वार्टर्स हैं, पर मैं बिहार से ही खेलता रहा और करीब बिहार से और फिर ई जोन से खेलता रहा, तो करीब मुझे 6-7 साल लग गए वापसी करने में। फाइनली 94-95 में मुझे ऐसा लग रहा था, एहसास होने लगा था कि बिहार से अगर आप खेल रहे हैं तो आपके बारे में कोई बोलने वाला है नहीं, तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्टेट से खेलना चाहिए। इसीलिए उस वक्त 94-95 में आई शिफ्टेड टू बंगाल। टाटा स्टील जिस कंपनी में मैं काम करता था वहां से मुझे ट्रांसफर किया गया, जमशेदपुर से मैं कलकत्ता आ गया। कलकत्ता टाटा स्टील का कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है, टाटा सेंटर, वहां पर मैंने ट्रांसफर लिया और फिर बंगाल से खेलने का मौका मिला। और उसके बाद मुझे करीब 1.5 साल से 2 साल लग गए वापसी करने में, और फाइनली मैंने कम बैक किया इंडियन टीम में 96-97 में। और सबसे पहला मैच मैंने खेला दक्षिण अफ्रीका में, एक दिवसीय मैच था 97 आई थिंक जनवरी में, ब्लूमफॉन्टेन में वो पहला मैच था मेरे करियर का वनडे मैच। घबराहट थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार था। एंग्जाइटी तो नहीं थी, पर मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि जल्द से जल्द मैच शुरू हो जाए, फिर मैं मैदान में उतरूं। और बहुत कम मौका मिला प्रिपेयर करने का भी, क्योंकि मैच शुरू होने के करीब आधा घंटा 45 मिनट पहले ही हमारे जो कोच थे उस वक्त मदन लाल जी, वो आए हमारे पास और उन्हें बताया कि आप इस मैच में खेल रहे हैं। जी, तो ज्यादा कुछ सोचने का मौका मिला नहीं था। पहले हम लोगों ने फील्डिंग किया तो पहले ही दस्ताना पहन लिया और फिर कीपिंग शुरू कर दी, तो फिर वो उस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। एक जद्दोजहद रही उस वक्त। अगर आप भारतीय टीम की कंपोजिशन देखें तो एक नई टीम बन रही थी। सचिन तेंदुलकर कप्तान थे, अजहरुद्दीन हमारे टीम के सबसे बड़े सबसे एक्सपीरियंस क्रिकेटर थे, राहुल द्रविड़ की एंट्री हुई थी, सौरव गांगुली की एंट्री हुई थी, वीवीएस लक्ष्मण की उस वक्त एंट्री हुई थी, अनिल कुंबले और श्रीनाथ 1 साल पहले से खेल रहे थे। एक यंग टीम बन रही थी। कई बार टीम के अंदर आया, टीम के बाहर गया, क्योंकि मुझे लगता है कि उस समय जो हमारे सेलेक्टर्स थे या फिर जो टीम मैनेजमेंट थी वो भी यही ट्राई कर रही थी कि किस तरह से टीम चुनी जाए जो कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन बने। कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स उस वक्त किए गए, पर वो सब पुरानी बातें हैं। बड़ा ही मजा रहा, जो करियर था बहुत शानदार सीखने को मिला मुझे। सुनहरा सफर एक तरह से कहा जाए तो रहा मेरे अंतर्राष्ट्रीय करियर का भी। बिल्कुल, आपने बताया ज्यादा वक्त नहीं मिला आपको तैयारी करने का। एक खिलाड़ी को हमेशा हर वक्त दिमागी तौर पर खुद को हर चुनौती के लिए तैयार रखना पड़ता है कि जब भी मौका आए वो परफॉर्म करे। कहा आपने कि और यही तालीम इस वक्त हम लोग यंगस्टर्स को देते हैं कि चाहे आप 11 में हैं या फिर आप 15 में हैं, आपको हमेशा तैयार रहना होगा जी। कब आपको मौका मिले परफॉर्म करने, जो एनर्जी है, वो जो इंटेंसिटी है, वो बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबा करीम साहब, एक इंजरी जो है वो किस कदर एक खिलाड़ी की जिंदगी को प्रभावित करती है, उसकी एक मिसाल आप हैं। वो वीडियो देखकर तकलीफ होती है। मुझे उस पूरी घटना के बारे में बताइए, हमारे सारे सुनने वाले भी उस दर्द से गुजरे। इंडियन टीम में मैंने कोशिश बहुत की, कई बार परफॉर्मेंस में अच्छा नहीं हो पाया, तो परमानेंट जगह मैं उस तरह से बना नहीं पाया जी। करीब जिस तरह से मैं चाह रहा था बनाना। फाइनली 2000 में 1 साल टीम से बाहर होने के बाद फिर से मुझे मौका मिला खेलने का, और धीरे धीरे मुझे लग रहा था कि एक परमानेंसी आ रही थी मेरे करियर में। लगातार मुझे खेलने का मौका मिल रहा था उस वक्त और परफॉर्म करने का मौका मिल रहा था। और ये एशिया कप की बात है, बांग्लादेश में मई की बात है, जब हम लोग गए थे खेलने के लिए। उसके पहले शारजा का दौरा हुआ था, वहां पर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था, तो कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया था। जो मेरे साथ जो खिलाड़ी थे खेलने वाले, उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। सौरव गांगुली कप्तान थे, राहुल द्रविड़ थे, अनिल कुंबले, ये सब के सब मेरे अच्छे दोस्त थे। तो इन सब लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था मुझे। सचिन तेंदुलकर मौजूद थे, और जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था वो बड़ा ही शानदार था। हम सब लोग की कोशिश यही थी कि हर मैच में जीतना जरूरी है, और प्लानिंग हुआ करती थी। एशिया कप का मुझे लगता है ये पहला मैच था बांग्लादेश के खिलाफ,
तो अनिल कुंबले गेंदबाजी कर रहे थे जी। और बांग्लादेश के एक ओपनर थे जावेद, उन्होंने कोशिश की ऑन साइड में खेलने के लिए। और अनिल कुंबले, जैसा कि सबको पता है कि तेज गति से वो बॉलिंग किया करते थे और उस वक्त विकेट कीपर जो है वो हेलमेट नहीं पहनते थे। तो मैंने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था, सिर्फ एक टोपी लगा रखी थी। तो जब वो जावेद ऑन साइड में खेलने लगे तो बॉल जो है उनके राइट पैड में टकराई। पैड का जो फ्लैप होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है, उस पर टकराई। वहां से टकराने के बाद बॉल ने अपना डायरेक्शन जो है वो बदल लिया और जितना भी मैंने कोशिश की बॉल को इवेट करने के लिए, वो कर नहीं पाया और सीधी जो बॉल है वो मेरे राइट आई में आके टकरा गई। और चूंकि स्पीड बहुत ज्यादा थी तो जो चोट लगी वो गहरी चोट थी। मैं उस वक्त तो जमीन पे गिर गया। फिर जो हमारे फिजियो हैं, एंड्रयू लीपर्स थे हमारे फिजियो, वो भाग कर आए। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे ड्रेसिंग रूम पे ले गए। वो जो राइट आई है उसको कवर करना होता है ताकि आप गुड आई भी इफेक्ट ना हो जाए। तो करीब आधा घंटा तक उस पर आइस लगाया गया। बहुत ही अजीब सा लम्हा था मेरे लिए जी। कि जब राइट आई पे जो रुई लगाई गई थी उसको हटाया एंड्रयू लीपर्स ने और मुझसे पूछा कि दोनों अब आंख खोलकर आप देखिए। तो मैंने दोनों आंखें खोली तो मुझे लगा कि सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। तो मैंने वही बताया एंड्रयू को, नहीं मुझे तो नजर आ रहा है। पर फिर एंड्रयू ने कहा कि आर यू श्योर? मैंने कहा या आई एम श्योर। आई सेड ओके, नाउ डू वन थिंग, आप अपने बाएं आंख को, जिसमें जो कि मेरी अच्छी आई है, उसको आप बंद करके फिर आप देखें। मैंने जब लेफ्ट आई बंद की और सिर्फ अपनी राइट आई जो कि इंजर्ड आई थी उससे देखने की कोशिश की तो सिर्फ अंधकार था और कुछ भी नहीं था। ओहो हो। तो उस वक्त मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा और बड़ा अटपटा सा लगा कि ये क्या हो गया है। और तब एंड्रयू लीपर्स ने कहा कि नहीं, ये सीरियस इंजरी है और मुझे लगता है कि आप हॉस्पिटल जाना होगा। तो रात भर मैं बांग्लादेश के आई हॉस्पिटल में रहा। वहां पर पता नहीं क्यों उस वक्त जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट थे उन्होंने मेरे दोनों आंखें बंद कर दी। मेरे जो कलीग्स है वो भी आए मिलने के लिए और फिर यही डिसाइड हुआ कि मुझे वापस इंडिया आ जाना चाहिए। मैं नेक्स्ट डे सुबह की फ्लाइट पकड़कर वापस इंडिया आया, कैलकाटा, जहां मैं रहता था। कैलकाटा में एक मशहूर ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नंदिनी सेन जी। वहां पर मैं गया, उन्होंने भी देखा। फिर जो मेरी कंपनी थी जहां मैं काम करता था, टाटा स्टील, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो मेरे कलीग्स थे, वो सब सामने आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, बेस्ट आई हॉस्पिटल है वो है शंकर नेत्रालय चेन्नई में। जी जी जी। वहां पर मुझे जाना चाहिए क्योंकि इंजरी सीरियस है। फिर उसी दिन शाम में फिर मैं चेन्नई पहुंच गया। नेक्स्ट डे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। काफी वक्त लग गया, करीब 1 महीना मैं हॉस्पिटल में रहा। सर्जरी हुई, ग्लॉकोमा की सर्जरी हुई। मेरी जो चोट है वो मैक्यूला में लगी थी और मैक्यूला का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। ओहो। और अगर रेटिना में चोट लगती है तो रेटिना रिप्लेस कर लेते हैं, लेंस में चोट लगती है तो आप लेंस रिप्लेस कर सकते हैं। मैक्यूला एक जो ऐसा पार्ट है जो आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ये जो ब्लंट इंजरी थी वो मेरे मैक्यूला में थी, उसकी वजह से मेरी जो रोशनी थी आंख की वो बहुत ज्यादा कम हो गई। तो एक 1.5 महीना लगा वहां से, फिर वापस आया। फिर वो सिलसिला जारी रहा कि हमेशा चेक कराते रहना। फाइनली मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा बहुत ठीक हो रहा हूँ। 6/6 नॉर्मल विजन होता है। जब मुझे चोट लगी थी उस वक्त 6/60 थी मेरी विजन में, क्योंकि मेरी 0 विजन थी। धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव करती गई और फिर अक्टूबर तक आकर मुझे लगा कि मेरी जो विजन है वो 6/36 तक हो गई, क्योंकि फिर मैं कॉन्टैक्ट्स लगाने लगा। फिर मैंने खेलना भी शुरू कर दिया तो मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था। और उसके बाद मुझे पहला टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। फिर बांग्लादेश में वही ग्राउंड पे वही ओपोनेंट के साथ मैंने एक जो टेस्ट मैच खेला, वो नवंबर की बात है जी। आँख की रोशनी थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी, तब मुझे टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। और उसके बाद फिर मैं आगे खेल नहीं पाया, क्योंकि मैं वो टेस्ट मैच खेलते वक्त ही मुझे एहसास हो गया था कि मेरी आँख की रोशनी है वो ग्रेजुअली जा रही है। और वो मैच खेलते वक्त मुझे परेशानी हुई, 1-2 बार मुझे चोट भी लगी पेस बॉलर्स को कीपिंग करने में। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब आगे खेलना मेरे लिए मुश्किल है। करीब 4-5 महीना और मैंने लगाया फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने में, बट फाइनली आई थिंक इन 2001 I decided to retire from first class cricket and international. बहुत ही उदासी वाली बात, तकलीफ वाली बात है ये। तकलीफ है पर उदासी नहीं है। मुझे लगता है कि ये बरकत है कि एक आंख जो आपकी अच्छी होती है उससे आप सारा काम कर सकते हैं। जी जी जी। तो मैं उसको हमेशा इस नजरिए से देखता हूँ कि अभी भी मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, मुझे ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी और कुछ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे केयरफुल रहना पड़ता है कि जो मेरी इंजर्ड आई है उस पर और ज्यादा चोट ना लगे। बहुत बड़ा मुझे लगता है कि सीख है सभी लोगों के लिए जिनके साथ इस तरह की परेशानी हुई है, एक आंख के साथ भी आप नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने, उम्मीद से भरी बात कही है। यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर आगे कुछ और बातें हैं। जी जी जी। कौन सा गाना होना चाहिए? मॉडर्न सॉन्ग है जो मुझे बहुत याद आता है, वो है तेरे बिन। मूवी आई थी आई हेट लव स्टोरी की। वाह। अब वो बड़ा ही मशहूर गाना है। मुझे लगता है शफकत अली खान और सुनिधि चौहान ने वो गाना गाया है। क्या बात है, क्या बात है। डिटेल सब याद है आपको?
सही है, एकदम सही है ये। बहुत बढ़िया गाना, सुनते हैं। है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है, लगने लगी अब जिंदगी खाली है मेरी, लगने लगी हर सांस भी खाली, बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिश है हवा में, बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिश है हवा में, बिन तेरे। सबा करीम साहब, ये जो हादसा हुआ, क्या कोई खरोंच रह गई जहन में इसकी कि ये ना होता तो करियर कुछ और होता? कई बार इसके बारे में सोचता हूँ। सही कहा आपने। जब मुझे चोट लगी थी, मेरी उम्र थी करीब 32-33, मुझे ये लगता है कि अगर चोट नहीं लगती तो मैं हो सकता है कि 2 या 3 साल और खेल सकता था। उस वक्त एक प्रकार की परमानेंसी आ रही थी टीम में, मेरी जगह थोड़ी बहुत पक्की हो रही थी, काफी सपोर्ट मिल रहा था मुझे अपने कलीग्स का भी और सेलेक्टर्स का भी। तो एक बहुत ही शानदार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज लग रहा था मुझे, पर रिग्रेट्स नहीं है। जो होना है होता रहता है, अब आगे देखना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ अच्छा ये भी रहा कि उस वक्त मुझे मेरे फैमिलीज का और दोस्तों का बहुत सपोर्ट मिला, मेरे कलीग्स का जो मेरे ऑफिस में थे उनका सपोर्ट मिला, और अपने से मैंने, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो कुछ अलग किस्म की है कि मैं हमेशा से, मेरी ख्वाहिश यही रही है कि एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बना के रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और क्रिकेट ही सिर्फ एक जीवन नहीं हो सकता है, क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ करने के लिए है। जी, बहुत सही बात कही सबा करीम साहब। और आप जिस तरह से आगे बढ़े इन तमाम चीजों के बावजूद, और क्रिकेट से आपने अपना नाता जोड़ कर रखा और आगे भी अलग अलग तरह से क्रिकेट से जुड़े रहे, ये बात वाकई ये दिखाती है कि मल्टी डायमेंशनल होने से जिंदगी किस तरह से अलग अलग तरीके से खुलती है और खिलती है। जी जी। बताएं कि उसके बाद जब आप बीसीसीआई ऑफिशियल हो गए तो किस तरह से आपने नई प्रतिभाओं के लिए काम किया? 2001 में रिटायर करने के बाद मैंने 2 साल कंपनी में ही गुजारा, टाटा स्टील में जी। और फिर 2003 में मुझे मौका मिला न्यूज चैनल में क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर अपने ओपिनियन जाहिर करने का। वो जमाना था आज तक का, वहाँ पे करीब मैंने 3 साल काम किया। फिर 2006 में मैं शिफ्ट कर गया दिल्ली, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा मौके मिल रहे थे क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटीज में काम करने का। जी जी। साथ साथ कई जगह कोचिंग भी करता रहा। तो 2003 से लेकर करीब 2012 तक मैं क्रिकेट में कमेंट ब्रॉडकास्ट में लगा रहा, या फिर न्यूज चैनल्स के लिए काम किया। कई सारे क्रिकेट चैनल्स पर मैंने कमेंट्री की। 2012 में फिर बीसीसीआई ने मुझे नेशनल सेलेक्टर बनाया। 5 मेंबर कमेटी बनाई, जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं वो चेयरमैन रहे, और मेरे साथ 3 और कलीग थे। तो ये 5 मेंबर कमेटी ने 2012 से लेकर 2016 तक काम किया। ये बड़ा ही शानदार अवसर रहा हम सब लोगों के लिए कि भारतीय टीम उस समय एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही थी। कई सारे पुराने खिलाड़ी इस वक्त रिटायर हो गए थे। उदाहरण के तौर पर सचिन तेंदुलकर रिटायर कर गए थे, राहुल द्रविड़ ने खेलना छोड़ दिया था, वीवीएस लक्ष्मण है रिटायर्ड, सौरव गांगुली है रिटायर्ड, अनिल कुंबले है रिटायर्ड, श्रीनाथ है लेफ्ट। तो ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा इंडियन क्रिकेट का, और उसमें हम लोगों ने कई सारे यंगस्टर्स का मौका दिया।
जिन्होंने आगे चलकर शानदार प्रदर्शन भी किया और अपनी जगह बनाई, जैसे भुवनेश्वर कुमार हो गए, रोहित शर्मा हो गए, शिखर धवन हो गए, विराट कोहली उस समय उभर कर आ रहे थे, वो उस समय खेल रहे थे, तो उनको सही मौका देना। MS धोनी ने की कप्तानी में टीम को एक नया डायरेक्शन देखने को मिला। रविंद्र जडेजा उस वक्त टीम में शामिल हुए। टीम तो कॉम्पोजिशन है उसमें बनाने में हम लोगों ने मदद की। अंत में देखिए, जो खिलाड़ी होता है उसको परफॉर्म करना होता है मैदान पे जाके, पर डोमेस्टिक क्रिकेट से आप किस प्रकार के खिलाड़ियों को चुने वो निर्भर करता है चयनकर्ताओं के ऊपर। तो मुझे लगता है वो योगदान हम लोग का भी काफी इंस्ट्रूमेंटल था टीम को बनाने में, और वो एक सुनहरा अवसर रहा भारतीय टीम के लिए। उस वक्त हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती 2013 में पहली बार। शानदार प्रदर्शन रहा टेस्ट मैचेस में भी और एक दिवसीय क्रिकेट में भी। फिर 2016 के बाद 2018 जनवरी में BCCI में एक जनरल मैनेजर क्रिकेट ऑपरेशंस का रोल मुझे दिया गया, जो मैं अभी भी निभा रहा हूँ। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर ऑफिशियल काम में या फिर एग्जीक्यूटिव पोजीशन में मुझे रुचि हमेशा से रही है, क्योंकि टाटा स्टील का जो बैकग्राउंड रहा है वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि मैं एक एक्टिव स्पोर्ट्समैन था, तो मेरी कोशिश हमेशा यही रही कि मैं ऑफिस जरूर जाऊं और ऑफिस में जहां तक हो सके वहां मैं कंट्रीब्यूट करूं। तो टाटा स्टील ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के बारे में, एक संस्था के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के बारे में, स्किल्स के बारे में, कम्युनिकेशंस के बारे में। और इन सब चीज़ों से जो मुझे सीख मिली उसी को मैंने कोशिश की BCCI में भी लाने की। बहुत कुछ मदद मिली मुझे मेरे कलीग से, और इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है, बहुत कुछ करने को। डोमेस्टिक क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, अब तो महिलाओं का क्रिकेट बहुत जोरदार तरीके से शुरू हो गया है, जी बिल्कुल। जूनियर क्रिकेट है। इन सब चीज़ों का ध्यान लगाकर ध्यान देना और सही रास्ता दिखाना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम रहता है BCCI का। बिल्कुल। यहाँ एक गाना सुनाने का काम हमको करना है, तो बताइए कि कौन सा गाना हो जाए। केसरी मूवी आपको याद होगी अक्षय कुमार की, जी। उसमें तेरी मिट्टी एक बड़ा ही शानदार सॉन्ग है जी। अगर वो आपके पास है तो आप प्लीज मेरे तरफ से सुना दीजिए। जरूर, गाना सुनवाते हैं। मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ ये गीत। जी 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 जी। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। सबा करीम साहब, पूरी बातचीत के दौरान मैंने ये महसूस किया है कि गानों से जो आपकी दोस्ती है वो बड़ी पक्की वाली है। हाँ, सही कहा आपने। और ये भी मुझे लगता है कि बचपन से ही शुरू हो गया होगा कि उस समय तो ट्रांजिस्टर का जमाना था जी, और हवा महल सुनते थे हम लोग जी, विविध भारती पे गाने आया करते थे,
और एक 3 बजे या 3:30 बजे एक जवानों के लिए गाना होता था, जो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो फरमाइश रखते थे। जयमाला प्रोग्राम, जी जयमाला प्रोग्राम, वो करीब 1 घंटे का प्रोग्राम होता था। जी जी। और मुझे याद है कि रात में ट्रांजिस्टर चलता रहता था और लोग फिर सोते सोते लोग गाना भी सुनते थे। जी जी तो जी। वो कुछ जमाना था, वहीं से मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, तो कभी विविध भारती आइए तो आपकी फरमाइश वाले फिल्मी गानों का प्रोग्राम किया जाए आपके साथ बैठकर। जरूर जरूर। क्रिकेट आज के जमाने में बहुत सारे छोटे छोटे शहरों के लड़कों का सपना बन गया है और सभी जो हैं वो स्टार बनना चाहते हैं। देश के कोने कोने में मौजूद यंग क्रिकेटर्स भी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो आप क्या बात उनसे कहेंगे जो उनकी जिंदगी में एक रोशनी की तरह काम करें? देखिए, मेरे तरफ से सजेशन यही होगी या सलाह यही होगी सभी यंगस्टर्स के लिए कि क्रिकेट एक बड़ा ही फीजिबल करियर हो गया है, पर इसको और फीजिबल बनाने के लिए या उसमें और अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो एक वेल बैलेंस पर्सनालिटी हो। कहने का मतलब यही है कि जब आप खेल रहे हैं तो फिर आपको पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा जी। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, आज के जमाने में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, पैसा बहुत जल्दी आ जाता है, पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उसको कोप करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका बैकग्राउंड जो है, आपकी जो फैमिली बैकिंग है, आपके जो दोस्त हैं, आपको जो इन्वायरमेंट है, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और स्कूल का माहौल, कॉलेज का माहौल, ये भी कुछ उसी तरह का इन्वायरमेंट है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। कहते हैं कि रूट से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जितनी भी आप तरक्की कर लें, बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप उस रूट से जुड़े रहें। वही रास्ता आपको दिखाएगा जो कि आगे चलकर सही रास्ता होगा, जो आपको हेल्प करेगा आपके पैशन में फोकस रखने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए। नहीं तो बहुत ज्यादा मैंने देखा है, कई सारे केसेस हम लोगों ने देखे हैं और उसके लिए हम लोग मेंटरशिप भी करते हैं कि जो युवा हमारे पास जो प्रतिभाएं हैं वो भटक न जाएं, वो इस चकाचौंध जिंदगी से गलत तरीके से अट्रैक्ट ना हो जाएं। तो मुझे लगता है इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है आपकी फैमिली स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट जो है वो मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए, तभी आप एक अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। आजकल के जमाने में अगर आप देखिए, जो भी शानदार ब्रांड एम्बेसडर्स हुए हैं जी, उन सबकी रुचि कई सारी चीजों में रही है। हालांकि उनका मेन फोकस जरूर क्रिकेट पे रहा है, उसके साथ साथ उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल हैं। मेरी सलाह यही है यंगस्टर्स के लिए कि खेल पर ध्यान दें, पर उसके साथ साथ अपना जो बैकग्राउंड है, जो फैमिली है, उसके साथ जरूर जुड़े रहें। वही आपको मदद करेगी आगे जाकर। बहुत सही, बहुत बढ़िया सलाह आपने दी है। और देखिए, आपसे बातों का सिलसिला तो खत्म नहीं हो सकता, इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, लेकिन हर मुलाकात का अंजाम जुदाई होता है। ये गाना भी आपने सुना ही होगा। तो बातचीत यहाँ खत्म करते हैं, अगली किसी बातचीत तक के लिए फिर मुलाकात होगी। आपने टेलीफोन लाइन पर वक्त दिया और इतनी सारी बातें हमसे शेयर की। पूरी विविध भारती की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मेरी तरफ से। तो दोस्तों, ये था आज के मेहमान कार्यक्रम। आप सुन रहे थे जाने माने भूतपूर्व क्रिकेटर सबा करीम से यूनुस खान की ये दिलचस्प बातचीत। इस कार्यक्रम में संयोजन जुबैर खान का।